नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बढ़ेंगे खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने मतगणना के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। आपको बता दें, मतगणना को उन्हीं एजेंट को प्रवेश करने दिया जाएगा जिनकी कोरोना की जांच हो चुकी होगी। इसके साथ ही वो जांच में नेगेटिव रहेंगे, तब ही उन्हें प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा अन्य एजेंट के पास होने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा उन्हें, बल्कि उनके पास अगर पास भी है तो भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होना और उसको साथ लेकर आना ज्यादा अनिवार्य होगा। बता दें, कोरोना काल के चलते प्रशासन सख्ती दिखा रहा है और इसके साथ ही कोरोना की जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया ने आदेश जारी कर दिया है, जहां उन्होंने आदेश में कहा है कि 2 मई को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। 2 मई के लिए जिले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। मतगणना जिले के ब्लॉक स्तर पर बने हुए स्ट्रांग रूम पर ही की जाएगी और इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं एडीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया है कि किसी भी प्रत्याशी उम्मीदवार का कोई भी व्यक्ति जो एजेंट बनेगा वो पास बनवाने के साथ साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा उसे। एजेंट को इससे पहले इसके लिए अपनी कोरोना की जांच भी करवानी होगी और हर प्रत्याशी के अपने सभी एजेंट की पहले कोरोना की जांच करवानी पड़ेगी, तब जाकर उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है और रिपोर्ट में बताते रिपोर्ट अगर नेगेटिव आएगी तो ही उन्हें प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी और वो इससे आगे बढ़ पाएंगे। और आपको बता दें कि इसके बाद ही मतगणना में उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा, इसीलिए उम्मीदवार को अपने सभी एजेंट की कोरोना जांच करवानी पड़ेगी। बता दें, नए नियम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं मतगणना से जुड़े हुए और इसके साथ ही एडीएम की तरफ से कड़े दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला एडीएम की तरफ से लिया गया है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और जिसका तीसरा चरण 26 अप्रैल को किया गया, जहां पर आपको बता दें 20 जिलों में वोटिंग की गई और मतगणना जो है अब 2 मई को मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर भी अब तैयारियां की जाने वाली हैं और कई तैयारियां जो हैं शुरू की जा चुकी हैं। हालांकि आपको बता दें, एक चरण के मतदान अभी बाकी हैं और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक चरण फिलहाल अभी बाकी है, लेकिन मतगणना के लिहाज से और कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला जो है एडीएम की तरफ से लिया गया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो एजेंट बनेगा वो पास बनवाने के साथ साथ कोविड का टेस्ट भी करवाएगा, साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। एजेंट को इसके लिए पहले अपनी कोरोना की जांच करवानी होगी। हर प्रत्याशी को अपने सभी एजेंट की पहले कोरोना की जांच करवानी होगी और जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और हाथ में रिपोर्ट होगी, इसके बाद ही उन्हें मतगणना में प्रवेश करने दिया जाएगा। बता दें, इस सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया है और नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। बता दें, कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले इस वक्त देश से सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो भी कोरोना संक्रमितों के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या के जो सूची है उसमें आने लग गया है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, और इसी को देखते हुए साथ ही जिस तरीके से पंचायत चुनाव भी इस वक्त हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों को देखते हुए और सकुशल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने और कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और इसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है। बात बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक चरण का मतदान होना भी बाकी है, लेकिन 2 मई को जो मतगणना की जाएगी उसको लेकर भी अभी तैयारियां जो हैं की जाने लगी हैं और इसी बीच दिशा निर्देश जो हैं एडीएम की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जहां पर अब जो मतगणना के प्रत्याशियों के लिए, जो आपको बता दें, और एजेंट्स के लिए कोरोना की रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। तो वहीं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार, हमारे संवाददाता काशगंज से। शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और तैयारियां 2 मई को लेकर शुरू कर दी गई हैं, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को वहां पर मिल रही हैं? देखिए पल्लवी, मैं बताऊं आपके लिए, मैं जनपद कासगंज में इस समय मौजूद हूं। जनपद कासगंज में जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है, जो मतगणना स्थल पर जहां पर काउंटिंग होती है वोटों की, वहां पर जो व्यक्ति जाएगा, एजेंट जाएगा देख रेख करने के लिए, तो उनके लिए अब क्या है
कि नए कानून के तहत, गाइडलाइंस के तहत और प्रशासन के तहत जो है उन्हें कोरोना की रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, क्योंकि जिसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है तो वो मतगणना स्थल पर नहीं आए और बाकी बदले कोई दूसरा एजेंट आए। लेकिन हाँ, होगा उसका भी जरूरी कि जो है रिपोर्ट जरूरी होनी चाहिए कोरोना टेस्ट की। शिव कुमार, कितने घंटे पहले की रिपोर्ट जो आनी अनिवार्य है? देखिए, मैं अगर इस पर पल्लवी जी बात करूं तो इस घंटे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि एक दिन पहले की रिपोर्ट चल सकती है। अगर एक दिन पहले आपने टेस्ट कराया और वो ठीक है तो चल जाएगी। लेकिन ये नहीं कि आपने एक हफ्ते पहले करा लिया रिपोर्ट जो है, तो एक हफ्ते में तो बहुत कुछ चेंज बदल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है घंटे में। कुमार, अभी एक हफ्ता बचा भी नहीं है ना, 2 मई अभी पास ही में है, दिन की चल जाएगी। एक हफ्ता तो बचा भी नहीं है, 2 मई अभी हाल ही में पास में ही है। और इसी बीच शिव कुमार ये भी जानना चाहेंगे, और क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और क्या सख्ती की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, हाँ, ये जरूरी है कि अब जो मतगणना स्थल पर जहाँ पर काउंटिंग की जाएगी वहां पर जो है किसी तरीके की जो है चहल पहल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और उसके बीच में सोशल डिस्टेंस रखते उनकी काउंटिंग होनी चाहिए और ज्यादा भीड़ ना होना चाहिए वहां पर। और वहां पर जो है तमाम सैनिटाइजेशन जैसी व्यवस्था रखी जाएगी, अभी की जा रही है और की जाएगी भी। तो जिसको लेकर के जो है प्रशासन सख्त है और हाँ, CCTV कैमरे की निगरानी में ये मतगणना हो सकती है। जी, तो शिव कुमार ये भी जानना चाहेंगे कि एक कमरे में कितने लोग जो हैं, कितने एजेंट्स मौजूद रह सकते हैं? देखिए, ये प्रशासन के ऊपर है। मान लीजिए कि ब्लॉक परिसर में जो बैठते हैं, यहाँ मतगणना होती है, तो अब कमरे के हिसाब से देखा जाता है कितने ग्राम पंचायत में कितने प्रत्याशी हैं। अब मान लो प्रत्याशी जो है 4 खड़े हैं, तो मान लीजिए तो 4 के हिसाब से जो है वहाँ कैलकुलेशन करके आदमी को रखा जाता है। ये ज्यादा क्राउड इकट्ठा करने के लिए उनके पास ना परमिशन होती है और ना ही होना चाहिए। जी, शिव कुमार लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मुकेश आर्य भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चौथे चरण का चुनाव बाकी है यूपी में होना, क्या कुछ तैयारियां सामने आ रही हैं? जी, पल्ली में बताना चाहूंगा, चौथे चरण के चुनाव को लेकर काफी तैयारियां हैं। 29 तारीख में बुलंदशहर में चुनाव होना है और जगह जगह बूथों पर जो है बूथ बनाए गए हैं और सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था भी कराई जा रही है और साथ ही स्क्रीनिंग का भी जो प्रोसेस बनाया है, जो भी अंदर जा रहा है उसकी स्क्रीनिंग करके जा रही है और लगातार आला अधिकारी जो मतदाता बूथ है उनका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जनपद स्तर पर जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं गांव-गांव जाकर लोगों से बूथों के समीप जो है मीटिंग कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान कराने में उनका सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो है तीसरे चरण के चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, लेकिन हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। लाख दावे किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उसको लेकर क्या उसमें कुछ सुधार किया गया है इस बार? जनपद बुलंदशहर में ऐसा कोई मामला भी प्रकाश में नहीं आया है जी, और जो काफी जो छोटे मोटे झगड़े हैं लगातार पुलिस प्रशासन हर तरीके से कानून प्रक्रिया में लाकर लोगों को समझा बुझाकर समझाने का प्रयास कर रहा है। जी, शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के दौरान जो है यूपी के कई जिलों से 20 जिलों में जहां वोटिंग की जा रही थी, कई जिले ऐसे थे जो संवेदनशील थे, जहां से हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। उसके लिहाज से इस बार की तैयारियों में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? किस तरीके से बेहतर किया गया है इंतजाम को? देखिए पल्लवी, मैं बताऊं, जहाँ पर जो है कुछ जगह पर अलग जिलों में कहीं थोड़ी बहुत भाई होगी घटना, लेकिन हमारे भी जिला में जो 1 आध 2 जगह छोटे तू मैं जैसी स्थिति प्रत्याशियों के बीच में तो हुई, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं उस चीज पर कंट्रोल पाया। प्रशासन ने वहां पर मौजूदगी में और जाकर के भी प्रशासन कम पड़ा तो वहां पर जो है कंट्रोल किया और वहां पर स्थिति भयावह हो पाई और ना ही कोई ज्यादा बड़ी समस्या बनी। तो चुनाव तो हमारे जिले में ठीक ठाक हो गया है, ना कोई लापरवाही दिखी प्रशासन की। हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, तो जो था लेकिन पुलिस वालों का एक अड़ियल रवैया था। जब मीडिया के हम जैसे रिपोर्टर वहां जा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले हमसे भी उलझने की कोशिश कर रहे थे। जी, क्या समस्या थी उनकी, क्यों नहीं जाने दे रहे थे पत्रकारों को? अब ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्या कोर्ट ने मना कर रखा था या सरकार ने मना कर रखा था, किसने मना कर रखा था पुलिस प्रशासन के लिए, जिससे कि हम जैसे रिपोर्टरों को वहां पर जाने से रोका जा रहा था। और मैं SDM साहब की बात कर रहा हूं, तो SDM साहब ने भी मुझसे ये कहा था कि आप रिपोर्टिंग बाहर कीजिए। जी, शिव कुमार, रीजन समझ आया, वजह बताई उन्होंने?
रीजन तो मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैं उनके बीच में बाधा नहीं डालना चाहता था कि शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए। मीडिया और पुलिस प्रशासन और सरकार का यही रहता है कि जो चुनाव हो रहा है तो इसमें किसी तरह की व्यवस्था भंग ना हो और जो है सही तरीके से चुनाव हो। जिस तरीके से मतदान होता है तो मतदान सही तरीके से चले, इस तरह से मैंने इंटरफेयर नहीं किया उनके बीच में। शिव कुमार, कहां तक पत्रकारों को आने की अनुमति दी गई थी? मुझे चुनाव सही से कराना था, मुझे चुनाव जो मतदान होता है वो सही से कराना था, मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करना था। इस वजह से मैंने नहीं। कहां तक पत्रकारों को आने की अनुमति दी गई थी? आपसे ये पूछूंगा जरूर कि साहब मुझे क्यों रोका गया वहां तक। शिव कुमार, कहां तक पत्रकारों को आने की अनुमति थी? मैम ये तो मुझे भी पता नहीं था कि मैंने देखा था कि जो कुछ रिपोर्टर हैं, मैं ये नहीं कह सकता, चैनलों का नाम नहीं कह सकता, जो कुछ शायद या तो वो उनकी चापलूसी करते हैं प्रशासन की, या चाहे उनके तलबे चाहते हो, मैं कहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन उनके लिए तो अनुमति थी कि वो अंदर बूथ तक जा सकते हैं, लेकिन मैम मेरे लिए वो अनुमति नहीं थी कि मैं अंदर जा सकता हूँ। लेकिन मुझे गेट पर बाहर रोक लिया गया था। मैं गया था और एसडीएम साहब ने मुझसे ये कह दिया कि आप बाहर से रिपोर्टिंग कीजिए। मतलब पत्रकारों के साथ भी भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कतई ऐसा मन नहीं कर रहा था कि मैं मीडिया में काम करूं, मैं चौथा स्तंभ मन के रहा हूं। क्यों कि कहीं ना कहीं जो सरकार छीन रही है या फिर सारी चीज या एसडी में एटीएम छीन रहे हैं, जो मीडिया के जो कर्तव्य होते हैं, जो काम होते हैं, तो क्या वे काम अपने हाथ में लेना चाहते हैं प्रशासन, ये मुझे पता नहीं क्या करना चाहते हैं मीडिया के साथ में। लेकिन जो मीडिया, मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे साथ में जो अभद्रता करने की कोशिश की जा सकती थी, उसको मैंने अपनी मानसिकता सही समझ के, क्योंकि मेरी इंसल्ट ना हो, उसको मैंने अपनी ही गलती स्वीकार मान ली कि चलिए सर आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जी, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कासगंज से हमारे रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं शिव कुमार, लेकिन भेदभाव का सामना उन्हें करना पड़ा है। जब तीसरे चरण के चुनाव हो रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जनता तक सही आंकड़े लाए जा सके कि कितने लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ सच्चाई है वहां पर, किस तरह की व्यवस्था है, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें एंट्री नहीं दी गई है, मना कर दिया गया है और कुछ ही चुनिंदा चैनल्स को जो है वहां पर जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर भी इस तरह की कोई तस्वीरें देखने को मिली है? किस तरह का भेदभाव किया गया पत्रकारों के साथ? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा जनपद बुलंदशहर में ऐसा अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जी, और अब से पहले भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में इस तरह की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। बाकी वर्तमान समय में जिस तरह की माहौल जो रहा है, क्या जब मतदान होगा क्या रणनीति शासन प्रशासन अपनाए, ये देखने वाली बात होगी। जी शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर कितनी देर तक आप रुके रहे? लेकिन हाँ ये है, मैं वहां पर लाइव चल रहा था तो मैं अपना लाइव करता रहा, लेकिन हाँ उन्होंने एसडीएम साहब ने कहा कि पत्रकार महोदय जी थोड़ा आप बाहर जाइए, तो मैं उनकी बात का पालन करते हुए मैं बाहर निकल गया। क्यों कि चलिए मैं इनके बीच में ना इनसे सवाल करूंगा, मेरा जो लाइव क्वेश्चन चल रहा है, मेरे एंकर हैं पल्लवी जी, तो मुझसे लाइव क्वेश्चन कर रही है, तो मैं उनका आंसर देना मुझे महत्वपूर्ण समझा, इसलिए मैंने एसडीएम साहब से मैंने बात नहीं की। लेकिन हाँ ये मैं उनके कहना मान लिया और मैं बाहर निकल गया था तुरंत वहां से। शिव कुमार, क्या आपने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया हुआ था? मास्क था आपके पास, ग्लव्स थे? जो मैं आपसे लाइव कर रहा था, आप लाइव में आप देख सकती हैं मेरी तस्वीर, क्या मास्क पहना हुआ है नहीं पहना हुआ, मैंने पूरी तरीके से मेरी दूरियां, सोशल डिस्टेंस, ये सब चीजों का तमाम ध्यान रखते हुए और मैं अपनी लाइव कर रहा था उस समय। मतलब कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया आपके द्वारा, लेकिन फिर भी आपको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, ना ही कोई कारण स्पष्ट रूप से बताया गया कि क्यों प्रवेश करना आपका वर्जित है वहां पर। शिव कुमार जी पल्लवी जी, यही तो मैं कहता था कि मैं पूछ सकता था, ये इतनी तो मुझे भी एक देश का नागरिक होने के नाते और दूसरी चीज मीडिया में एक मैं पत्रकार होने के नाते मैं पूछ सकता था, लेकिन मैंने अपना परसेप्शन सही समझ करके कि मैं सरकारी प्रशासन के बीच में बाधा ना डालूं, तो इसको लेकर के जो मैंने अपने आप को सही वे में रखते हुए और जो है मैंने बात नहीं की उनसे, मैंने रीजन नहीं मांगा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, क्यों नहीं रोक। मैं सोच रहा था कि चुनाव सही तरीके से चल रहा है तो इसको चलने दो, लेकिन मैं अब इंटरफेयर नहीं करता इन चीजों में। जी शिव कुमार, साथ ही जानना चाहिए अब किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है पुलिस की तरफ से? देखिए पुलिस की तरफ से तो व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, मैं ये नहीं कहूंगा पुलिस की तरफ से व्यवस्था, लेकिन कहीं ना कहीं जो था वो मेरे साथ ही था। मैंने बाकी दूसरे रिपोर्टरों के साथ देखा, मैंने उनसे संपर्क किया, क्या आपके साथ ऐसी कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बदतमीजी करने की कोशिश की या कुछ बोला, तो उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक। जी, तो क्या पुलिस को भी कोई गाइडलाइंस दी गई है कि कितने पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति है, कितनों को नहीं है, कितने लोग बाहर से रिपोर्टिंग कर सकते हैं? जी कल मैंने, हाँ जी बिल्कुल, मैंने कल मैंने एक दूसरे पत्रकार से मैंने ये अपने बारे में बात शेयर की, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल आप बोल रहे हो, वो सही बोल रहे हो, लेकिन वहां पर जो अनुमति दी गई उसमें तीन शायद अखबार थे, 3 अखबारों के नाम थे, 3 अखबारों के नाम थे उस नोट्स में।
मेरे पास वो नोट्स बाद में आया है, पहले नहीं था मेरे पास में। म्यूनिसिपल होने के बाद में पत्रकारों से सलाह ली इस मामले का ऐसे हुआ है, तो उन्होंने कहा देखो ये नोट्स दिया है इन लोगों में, इन 3 अखबारों को अनुमति दी गई है यहाँ पर जाने के चुनाव में प्रशासन को कवर करने के लिए। जी शिव कुमार, अभी लौटेंगे आपके पास। मुकेश, आपसे मेरा ये सवाल है कि वहां पर प्रत्याशियों की तरफ से किस तरह की जो है व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रत्याशी दिखाई दिए हैं, तो इस बार पुलिस के हिसाब से उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं कि वो चीज रोकी जा सके? जी, पहले ये बताना चाहूंगा जनपद बुलंदशहर में जो प्रत्याशियों की मनमानी है, जो अब से पहले प्रत्याशी मनमानी करते आ रहे थे, चाहे वो कोरोना महामारी जैसी गाइडलाइंस का पालन न करना, भीड़ इकट्ठा करना, धारा का उल्लंघन करना, तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई, उनके पास कार्रवाई की, उन्हें नसीहत दी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके लगातार मुकदमे प्रत्याशी पंजीकृत जो हुए हैं उससे कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में भय है और जो है निरंतर वो इस चीज को छुपाने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं भी कोई लीक पॉइंट बाहर न जाए। और आपको बता दूं कल शाम से यहाँ चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो चुका है। और अब देखने वाली बात होगी आज से कितने प्रत्याशी मैदान में दुबक छुपक कर चुनाव प्रचार करते हैं, कितने कानूनी कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करते हैं और कितने प्रत्याशी धारा 144 का उल्लंघन करते हैं। ये अब देखने वाली बात आज से जब तक चुनाव होगा तब तक रहेगी। मुकेश, नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जो एजेंट्स होंगे उन्हें अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी कोरोना टेस्ट की, तभी उन्हें अनुमति मिलेगी मतगणना में शामिल होने की। इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और क्या कुछ इसके खिलाफ तैयारियां जो हैं पुलिस की तरफ से की गई हैं? जी बिल्कुल, पहले बताना चाहूंगा जिस तरह की नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि जो भी बूथ पर जो उनका वो एजेंट होगा वो अपना टेस्ट कोरोना टेस्ट कराएगा, उसका टेस्ट नेगेटिव आएगा तभी वहाँ मौजूद होगा। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में बीमारी बढ़ रही है कहीं ना कहीं ये एजेंटों के लिए बड़ी समस्या होगी और कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, तो उन्हें टेस्ट कराने के बाद ही जाना पड़ेगा और प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी मुकेश, ये भी जानना चाहेंगे कि कितने जो एजेंट्स हैं एक समय पर एक कमरे में मौजूद हो सकते हैं? जहाँ तक अलग व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं इस संबंध में मैंने अभी अधिकारी बात नहीं चाहता, बोला अभी इस बारे में अभी मीटिंग चल रही है, जैसे डिस्कस होगा कितने बूथ जनपद में बनाए गए, क्या प्रक्रिया किस तरीके से रहेगा, इस पर अभी पूरा जो है इसका बायोडाटा तैयार किया जा रहा है। जैसा ही जो है सारी लिस्ट पूरी जो बायोडाटा से तैयार हो जाएगा आपको अवगत कराया जाएगा। जी शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कई जो प्रत्याशी हैं एक तरफ मतगणना हो रही है, दूसरी तरफ उनका प्रचार भी किया जा रहा है, तो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके इसके लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इस बार? देखिए मैं पल्लवी ये चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन स्तर की जो तैयारियां हैं वो बाकी सर्वोपरि थी, बाकी अच्छी थी, क्योंकि हर जगह ऐसा लग रहा था कि कहीं झड़प ना हो जाए, लेकिन झड़प को सही सलामत उसको उन्होंने सही सलामत रखा। तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन आगे भी एक अच्छी तरीके से काउंटिंग करा पाएगा। लेकिन पल्लवी जी दुख तो मुझे एक इस बात का था, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर जगह जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया को ही आगे अनुमति दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौथे स्तंभ का हिस्सा नहीं है जी। उसका नाम प्रेस में नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। जी शिव कुमार, ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे कि उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है, वहां पर किसी ने आपको समर्थन किया है? वहां पर नहीं मैम, मैंने जो है किसी से समर्थन मांगने की कोशिश नहीं की और मुझे समर्थन की जरूरत भी नहीं थी किसी की। क्यों कि जहाँ पर अलग अलग विचारधारा के पत्रकार हैं, सही तरीके से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से पत्रकारिता की जाती है वो अपने बड़े हिसाब से पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई पत्रकार चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं जो था जनता के बीच में जाकर के एक सही फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा था, मैं जनता से बात करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस तरीके से पत्रकारिता करनी है, क्या जनता के मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर जनता वोट करना चाह रही है आपकी, वो उनके आने वाले समय में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए था, होने के बाद आप किस तरीके से प्रत्याशी के लिए अपना पक्ष रखेंगे। तो इन सब मुद्दों पर बात करने की मैं कोशिश कर रहा था कल जो है, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक इंटरफेयर जैसी समस्या मेरे सामने आई है। शिव कुमार, अब चौथे चरण के भी चुनाव जो है होने वाले, जो मतदान होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से या फिर कोई बात करने की कोशिश की आपने पुलिस से कि अब क्या कुछ नए नियम है पत्रकारों के लिए, किसको प्रवेश की अनुमति मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? चुनाव को लेकर के किसी अधिकारी से बात नहीं किया क्या तैयारियां। हाँ ये जरूर है कि
लास्ट में जो शायद मेरे 17 जिलों में शायद चुनाव होना है। पहले 18 जिलों का मतदान हो गया था, दूसरा 20 का हुआ, तीसरा 20 का हुआ, अब 17 बचा है, कुल मिला के 75 जिलों में मतदान होना है। तो इन चीजों को लेकर के जो पुलिस प्रशासन का, हाँ ये ठीक है कि सही से चुनाव करा लेगा पुलिस प्रशासन, ये मुझे दिख रहा है कि और ज्यादा बचा नहीं है, बहुत कम जिले कम है, लास्ट चरण है। जी शिव कुमार, ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर लोग कितने पहुंचे मतदान करने के लिए, पहले के मुकाबले अब क्या संख्या में कुछ इजाफा हुआ है? नहीं, मतलब इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वोट भी कल ठीक पड़ा है जहाँ पर पहुंचे। जी मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पहले चुनाव हुए और इस बार जो मतदान किए गए हैं, तो जो संख्या वहां पर पहुंची है लोगों की मतदान करने के लिए, क्या इजाफा देखा गया है उसमें? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी जो मतदान होना है जी अभी हुआ नहीं है। जैसे अभी तो बूथों पर पार्टी रेलिंग पार्टियां भी रवाना नहीं हुई हैं, बूथों को भी बनाया जा रहा है। और एक लगभग मेरे साथ जहाँ जानकारी मिली है, कल से यहाँ बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कल से देखा जाए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं पोलिंग बूथों पर, किस तरह की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को कहाँ कहाँ तैनात किया गया है, किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, कितनी दूरी पर किसकी रहेगी और क्या व्यवस्थाएं हैं और लोगों के लिए किस तरीके की लाइन, मतलब जो है। मुकेश, लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया कैसी देखने को मिल रही है, उत्साह कितना है लोगों में चुनाव को लेकर? जिस तरह की वर्तमान समय में कोरोना की महामारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव मतदाताओं पर है, कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं। इस बार जो हर बार की तरह उत्साह होता है चुनाव में, वो उत्साह इस बार मतदाताओं में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जनपद बुलंदशहर का हर गांव में आज के समय में कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, जिसके चलते लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं, जिसके चलते मतदाता काफी मायूस नजर आ रहे हैं। जी मुकेश, शिव कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।